दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस बैच। जी हाँ दोस्तों, और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज है हमारा पार्ट 18। ठीक है, बहुत जबरदस्त ये सीरीज चल रही है दोस्तों। जो लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लें। क्या होता है ना, देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप वनडे एग्जाम की तैयारी करो, आप सिविल एग्जाम की तैयारी करो, लेकिन हर जगह फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते हैं ना। और तीन ही चीज आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, मोटी मोटा देखा जाए तो, जिसकी तैयारी आप घर से बाहर निकल कर करते हैं। ठीक है, उसमें होता है सबसे बड़ा सेगमेंट होता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर की डेली क्लासेस दी जाती हैं सुबह के 5 बजे। आप अगर रेडी रहते हैं तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आता है जीके जीएस और साइंस। साइंस ऐसा विषय है जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन साइंस से आ रहा है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो शाम को 5 बजे एक वीडियो दिया जाता है जिसमें डेली हम 25 क्वेश्चन पर आराम से चर्चा करते हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। और हमेशा नए तरह के प्रश्न लेके आते हैं। कोशिश ये रहती है कि कभी रिपीटेड क्वेश्चन न हो, आपको नए नए क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि आप समझो कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ठीक है, उसी तरह से रात को 9 बजे ये जीके जीएस की सीरीज चलती है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहा करें। ठीक है, तो ये डेली की सीरीज है, और ये अगर आप अपनी हैबिट में डालेंगे, अपनी आदत में डाल देंगे इस सीरीज को देखने का, तब जाकर के इसका लाभ आपको मिलेगा। और हो सकता है आज आपको इसका फायदा ना पता चले, लेकिन जब कभी आप परीक्षा में जाएंगे ना, तो आपकी आदत बन चुकी होगी कि यार अभी डेली 50 क्वेश्चन तो आप यूट्यूब पे आकर के स्टडी 91 पे पढ़ते हो, और करंट अफेयर को जोड़ लो तो 60 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैथ रीजनिंग की क्लास भी चलती है, अगर वो सब भी देखते हो तब तो डेली आपके 100 क्वेश्चन तैयारी होते हैं। ठीक है, और नहीं करते हो तो फिर अपने मन के मालिक हो, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। जो लोग अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि बिना एप्लीकेशन के शायद आप हमारी सबसे जो बेहतरीन और खूबसूरत चीजें आती हैं उनसे आप दूर रहोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो उन सारी चीजों को देखना, तो एप्लीकेशन पर आओ, पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, आपके पढ़ने लायक हजारों लाखों चीजें दी गई वहां पर। आओ देखो, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि चौखंडी स्तूप। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि चौखंडी स्तूप कहां है। सर हमने सुना है सारनाथ स्तूप के बारे में, सर हमने सुना है सांची के स्तूप के बारे में, लेकिन सर चौखंडी का स्तूप कहां है, ये कुछ दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। अच्छा, दो ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, बड़े जबरदस्त टाइप के। एक प्रश्न बनता है चौखंडी का स्तूप, ठीक है, चौखंडी। और एक प्रश्न और बनता है जो परीक्षा में आपको परेशान करता है, उसका नाम है धमेक स्तूप। क्या नाम है? धमेक। ठीक है, चौखंडी और धमेक। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों स्तूप क्या हैं, एक ही स्थान पर। और स्थान कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थान कौन सा है? सारनाथ है। ये बनारस के पास में पड़ता है सारनाथ। आपने सुना होगा ऋषिपत्तनम, जहां पर महात्मा बुद्ध जी ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। ठीक है, पहले सारनाथ को हम किस नाम से जानते थे? ऋषिपत्तनम के नाम से जानते थे। तो ऋषिपत्तनम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले महात्मा बुद्ध जी ने अपने 5 शिष्यों को यहीं पर क्या दिया था? उपदेश दिया था। तो इस प्रश्न को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया है? तो याद रखेगा, ये चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप, ये दोनों कहां पर है? ये आपके सारनाथ में बना। चौखंडी इसलिए नाम पड़ा दोस्तों क्योंकि ये चतुर्भुज के आकार का है, 4 खाने वाला, इसलिए चौखंडी इसका नाम दिया गया है। तो फिलहाल इसको आप याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस स्तूप का वर्णन जो चीनी यात्री वेनसांग आया था, 2 यात्री आए थे, एक वेनसांग आया था, एक फायान आया था। ठीक है, तो वेनसांग जो था दोस्तों, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। जो फायान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, तो उसको भी याद रखिएगा। तो जो वेनसांग आया ना दोस्तों, इसने भी जो है इस स्तूप का वर्णन किया है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? बताइए, 4 मठ का नाम दिया जा रहा है, कौन सा मठ सिक्किम में है वो आपको बताना। सिक्किम तो जानते हैं ना, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ठीक है, और सिक्किम की जीवन रेखा कही जाती है तीस्ता नदी को। कौन सी नदी को? तीस्ता नदी को। सिक्किम भारत का वह राज्य है जो क्या करता है? 7 सिस्टर्स को जोड़ता है। सिक्किम वह राज्य है जो 3-3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता, नेपाल, भूटान और चीन का। ठीक है, पहले उस जगह पे चीन नहीं था, पहले उस जगह पे तिब्बत हुआ करता था। ठीक है, तिब्बत जिसकी राजधानी लासा हुआ करती थी, बट अभी वो तिब्बत को कंट्रोल करता है चाइना, तो पूरा वो चाइना का पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। यहां पर कौन सा मठ है जो सिक्किम में स्थित है, आपको ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। ठीक है, रुमटेक मठ, नामग्याल, घूम या तवांग। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। देखिए, भारत के अगर सबसे बड़े मठ की बात करते हैं तो उसका नाम है रुमटेक मठ, और यह मठ है कहां पर? सिक्किम में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। यह बौद्धों का सबसे बड़ा
मठ है इस समय भारत का, ठीक है। तो याद रखिएगा रूमटेक कहां पर है, ये सिक्किम स्थित मठ है और इसको आज भी भारत में धर्म चक्र प्रवर्तन का मुख्य केंद्र माना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिया जाता है, दीक्षा दिया जाता है, लोग जाते हैं दीक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे बताइए, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। जो सूचीबद्ध नहीं है दोस्तों उसके बारे में आपको बताना है, कौन सा सूचीबद्ध नहीं है। अभी दोस्तों जब कोविड आया था तो आपने इस अधिनियम के बारे में काफी बार चर्चा में सुना होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में अभी सैनिटाइजर को और मास्क को भी रखा गया था कुछ समय के लिए कि यह भी लोगों के लिए आवश्यक है। क्यों? आज भी अगर आप घर से बाहर निकलो तो कम से कम मास्क और सैनिटाइजर जेब में लेकर के ही निकलना चाहिए अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है। और भी बहुत सारी चीजें थी, तो कह रहा कौन सी चीजें नहीं है। अब यार मेडिसिन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्यों? ये तो आवश्यक है ना, दवा के बिना जीवन कैसे। हाँ, और पेट्रोलियम भी जरूरी है, क्यों? आवागमन के लिए आवश्यक है। उर्वरक यानी खेतों के लिए, फसलों के लिए भी जरूरी है। लेकिन खाद्य मशीनरी जो है दोस्तों, यहां पर जो मशीनरी दे रहा है, अगर यहां पर कोई खाद्य सामग्री की बात करता तो मैं मान लेता कि हां वो जरूरी है। लेकिन मशीनरी दोस्तों, ठीक है, आवश्यक वस्तु में ये मशीनरी नहीं शामिल किया जाता, बाकी ऊपर का 3 शामिल होता है। तो यहां पर आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिटेल क्लासेस चलती हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी नहीं है। आरबीआई की अनुषंगी कौन सी नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है आपके सामने आ जाता होगा चित्र बनके कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका जो एक्ट आया था वो 1934 में आया था, ठीक है। तो जल्दी से बता दें दोस्तों, इसकी अनुषंगी इकाई कौन सी है। यहां पर दे रहा नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई। अब आईसीआईसीआई का नाम दोस्तों आप सभी ने सुना होगा और ये एक प्राइवेट बैंक है, तो ये यार आरबीआई की अनुषंगी तो हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है। एसबीआई, ठीक है, ये भी जो नेशनलाइज बैंक है। और एसआईडीबीआई, ठीक है, एसआईडीबीआई, ठीक है, ये तो मैंने सुना नहीं, ठीक है। आईडीबीआई सुना, ठीक है, एसआईडीबीआई हो सकता कुछ हो, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर वो आपको देखने मात्र से लग जाएगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक ये आपका क्या है, ये अनुषंगी इकाई है आरबीआई की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी इकाई है। शक्तिकांत दास इस समय क्या है, जो है गवर्नर जनरल है। तो उनको गवर्नर जनरल मतलब हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 आया था, उसके तहत दोस्तों इसको अनुषंगी इकाई माना गया आरबीआई की। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय ऐसे नहीं लिखा जाता है, गलत है, वर्तनी सुधार कर लीजिए, ठीक है। वर्तनी सुधार में देखिए मंत्रालय जो है दोस्तों ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये सब भी सीखना चाहिए ना, कभी कुछ गलत आ गया तो कौन सिखाएगा, हाँ, ठीक है। और आपको पता होगा मेरे इस समय 2 वीडियो वायरल चल रहे हैं यूट्यूब पर। एक तो हमारा चल रहा है हिंदी का वीडियो वायरल चल रहा है जबरदस्त, ठीक है, हिंदी का कोई जो है तोड़ नहीं है। ये स्टडी 91 सबसे बेहतरीन वीडियो देता है हिंदी का, आप जाकर देख सकते हैं। और दूसरा है केमिस्ट्री का वीडियो। मुझे भी बिलीव नहीं था यार कि केमिस्ट्री का वीडियो दोस्तों इतना बेहतरीन चल सकता है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो है वो इस समय वायरल वीडियो चल रहा है। विश्वास नहीं तो एक बार जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वाकई क्वालिटी है या फिर ऐसे ही वायरल हो गया, ठीक है। चलिए, तो बात की बात रही दोस्तों। अब बात आता है यहां पर कि खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है। खैर खान मंत्रालय इस तरह का कोई मंत्रालय नहीं है, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय। ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दूं, प्रैक्टिस बैच में क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अब यही प्रश्न ले लो, क्या आप पूरा जीएस पढ़ते कभी ये क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलता? कहीं पे मिलता क्या? नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता तो आपकी तैयारी कैसे होती? परीक्षा में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करो। और कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना है, केवल आपको समय के अनुरूप आकर के पढ़ाई करना है, अपने आप सारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप देखते रहिए और इस चीज से आप बने रहिए, ठीक है। चलिए, करा कि किसने वर्ष 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था? घरेलू शासन आंदोलन दोस्तों, इसी को अगर मैं इंग्लिश में नाम दूं, ठीक है, घरेलू को दिया गया नाम होम, ठीक है, होम, क्या नाम दिया गया है? होम, ठीक है, होम,
ठीक है, और शासन को दिया गया रूल करना, होम रूल, और आंदोलन को दिया गया होम रूल, क्या हो गया, एसोसिएशन का नाम यहां पे रखा गया, हालांकि आंदोलन एक अलग वर्ड है। तो याद रखिए होम रूल एसोसिएशन के बारे में सुना होगा, वही है। अब कभी कभी इसको कई नाम से जाना जाता है, कभी कभी इसको घरेलू शासन कहा जाता है, कभी कभी इसको गृह शासन कहा जाता है, ठीक है। तो तमाम नाम दिया गया इसका, ये भी आप याद रखिएगा। और इसको स्टार्ट किया था किसने, एनी बेसेंट जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन यहां पर दोस्तों अभी एनी बेसेंट का नाम मत लीजिएगा, क्योंकि एनी बेसेंट की एंट्री होगी 1917 में। तो अभी के लिए जो आपको नाम याद रखना है वो याद रखना है किसका, बाल गंगाधर तिलक का भी जोड़ के और एनी बेसेंट का भी जोड़ के। यहां पर बाल गंगाधर तिलक जो नाम दे दिया ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्यों, क्योंकि 1914 के आसपास अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों लोग मिलकर के काम शुरू कर रहे थे। हालांकि एनी बेसेंट आप पहले कह सकते हैं, क्योंकि कर्नल अलकाट और ब्लाटवास्की के संपर्क में आने के बाद भारत में होम रूल थियोसॉफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया, और उसी दौरान जो होम रूल आंदोलन के लिए भी दोस्तों इन्होंने काम किया था। तो एनी बेसेंट बेशक सही उत्तर है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में रख करके और सन को देकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर दिया हो तो यहां पर जो है इस तरह के प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ियां हो सकती हैं, हाँ, तो याद रखिएगा। खैर वर्ष 1921 में सभी होम रूल लीग का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। दो अलग अलग होम रूल लीग एसोसिएशन चले हैं, वही तो मैं बता रहा हूं कि एक तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया और दूसरा चलाया गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। करा यह तो डैश थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका प्रयोग भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था, ठीक है। आपको बताना है कौन, किसकी बात कर रहा है, ये कौन थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मैं सबसे गर्म दल के नेता की बात करूं तो आपने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन में बहुत सारा काम किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत सारा काम किया है। और ये कथन जो दे रहा दोस्तों ये उन्हीं से संबंधित है, लिख रहा है कि यह तो बाल गंगाधर तिलक जी ही थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया और तभी इन्होंने बहिष्कार की बातें कही। और याद रखें गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे, ये बहुत नरम स्वभाव के व्यक्ति थे, ये बहिष्कार उसकार की चर्चा नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी भी एकदम नरम स्वभाव के व्यक्ति, हालांकि 1905 में अधिवेशन की अध्यक्षता करने का दायित्व गोपाल कृष्ण गोखले जी को दिया गया और 1906 में फिर से एक बार दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। फिरोज शाह मेहता ये व्यापारी वर्ष थे और इन्होंने भी देश में अच्छा काम किया है, लेकिन यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो याद रखेगा बाल गंगाधर तिलक इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए तमाम तरह के आंदोलन चलाए, लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर कई सारे आंदोलन चलाए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और, ठीक है, डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। पहले आप ये बताओ ये फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी? जिनको यही नहीं पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई वो आगे की जानकारी कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो बड़ी सिंपल है दोस्तों, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 7, 8, 9 में, ठीक है। बस इसके आगे आपको एक जोड़ देना, ठीक है। तो याद रखेगा 1779 में, ठीक है, 89 में 1789 में क्या हुआ था, ईस्वी में, ईसा पूर्व मत करेगा, ईस्वी में ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। और उसी समय में 3 शब्द बड़े चर्चित थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यहां पे जो तीसरा शब्द आएगा वो क्या आएगा, भाईचारा आ जाएगा। तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए, भाईचारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से ये तीनों शब्द जब हमारा प्रस्तावना बन रहा था, प्रस्तावना कब बन रहा था आपको डेट याद होगा दोस्तों, 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके बाद इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और वो हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। उसी प्रस्तावना में आगे चल के इन सभी शब्दों को भी ऐड किया गया, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ठीक है। तो ये सभी तथ्य आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए, ठीक है। चलिए, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? भाई वो कौन सा साल था जब राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई, की कैसे गई और उस समय इस किसान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। अब दोस्तों जब किसानों की बात आती है तो आपके मन में एक शब्द जरूर आता होगा, हरित क्रांति। आता है कि नहीं कभी कभी? हाँ, जब कभी किसान की बात करते तो हरित क्रांति की बात। हालांकि हरित क्रांति का संबंध बड़ा पुराना है, 1966-67 के दौरान दोस्तों हरित क्रांति आई थी भारत में। और उस समय दोस्तों आपको पता होगा ये भारत पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था और भारत में बड़े स्तर पर अकाल भी पड़ा था। और उस समय अमेरिका जैसे बड़े देश ने हमारा साथ भी छोड़ा था, धमकी दिया था और उसी
के बाद ये हरित क्रांति आई थी। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो था किसका? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी का। किसका? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आगे चल के इसी एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में क्या गठित किया जाता है? याद रखें, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। कब? 2004 में। कब गठन किया गया है? 2004 में। तो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, स्टडी 91 पर अगर आप लोग हैं, ये कोई तारीफ की बात नहीं है, ठीक है, तो आपको इस तरह के अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चाएं खूब मिलती रहेंगी। और मैं कहता हूं आपसे, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन प्रैक्टिस बैच जरूर ज्वाइन करो। और स्टडी 91 पर दोस्तों सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया गया है। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चाहे डाउनलोड करके चाहे ऑनलाइन जैसे भी देख रहे हैं, ठीक है, वो एक बार आ जाए, चाहे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर, चाहे हमारे वेबसाइट प्रोग्राम पर, चाहे हमारे यूट्यूब प्रोग्राम पर। आपको हर जगह कभी भी अगर मान लीजिए किसी वजह से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पाती हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए। क्यों? क्योंकि समय ऐसा चल रहा है ना कि कब किसका साथ छूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहां पर याद रखेगा, फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004। और बाद में 2006 में दोस्तों यहां पर रिपोर्ट वगैरह भी सौंपा गया। भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष में राजकीय कृषि आयोग, ठीक है, कौन सा? वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय कृषि आयोग। ये तो बहुत बाद में बना था, 2004 में। इसके बहुत पहले एक राजकीय कृषि आयोग भी बन चुका था। और उसके अलावा दोस्तों उसने अपना रिपोर्ट भी दिया था। और आगे चल के उसी रिपोर्ट के बाद भारत में क्या बना? आईसीएमआर बना। क्या बना? नहीं, क्या बोलते हैं, आईसीआर बना। ठीक है, अरे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। ये वही से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहां पर दोस्तों जो जांच करने के लिए जो आयोग बना था वो बना था 1926 में। और उसने अपना रिपोर्ट दिया 2 साल बाद 1928 में। कब दिया? 1928 में। और उसके बाद ये जो आयोग बना दोस्तों, ये 29-30 के दौरान बना। कब बना? 29-30। शुरुआत में इसको स्थापित किया गया था पूसा बिहार में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर रखा गया था? पूसा बिहार में। इस पूसा बिहार में आ गया भूकंप। क्या आ गया? भूकंप। बहुत भयंकर भूकंप आ गया। कब आया था? 1935 में। बिल्डिंग गई गिर, और गिरने के बाद इसको भेज दिया गया दिल्ली। क्या भेज दिया गया? दिल्ली। ये संस्थान अब कहां पहुंच गया है? दिल्ली। तो फिलहाल आप आंकड़ा याद रखिए 1926 और 1928। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आंकड़ा है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है दोस्तों। तो आपके ऐसे हामी बनने से मजा नहीं आएगा। पता है, स्टडी 91 बड़े नुकसान में चल रहा है और आप लोगों के रहते हुए चल रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ठीक है, दुख की बात है, सच बता रहा हूं। आपको हो सकता है बिलीव ना हो। और नुकसान में क्यों चल रहा है? क्योंकि पहले जो लोग थे वो इतने ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हुए थे, अभी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो हमें सबका जो है चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं एक रोजगार के लिए स्टडी 91 की तरफ आए हुए हैं। और लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके एक सामाजिक कार्य भी होता रहे और लोगों को कुछ इनकम की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आपसे किसी तरह के पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि दोस्तों ऑनलाइन आइए और पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ऑनलाइन पढ़िए। थोड़ा सा हमारा बेनिफिट रहेगा। या जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छे से यार पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। मुद्दा है सिलेक्शन लेने का। ठीक है, सबसे बड़ी होती माउथ पब्लिसिटी। आप जब 10 लोगों को बताओगे कि नहीं ये चैनल अच्छा है और वाकई पढ़ाई अच्छी होती, तब आप बताओगे, नहीं तो आपको कोई आपके मुंह से थोड़े निकाल देगा, है कि नहीं। चलो, तो यहां याद रखिएगा दोस्तों, ये 1926 1928 हो जाएगा। बाकी 29-30 में क्या हुआ? वही आपका जो है ये किसी अनुसंधान परिषद की स्थापना भी हो गई थी। कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किसका अर्थ देश या कंपनी द्वारा एक उत्पादक का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सेल्विंग कहा जाता है, उसको डंपिंग कहा जाता है, उसको प्रचार करना कहा जाता है, या उसको साउंडिंग कहा जाता है? ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, मान लीजिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब यानी हमारा बाजार छोटा बाजार नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए। हम अमेरिका को कुछ बेचेंगे, किसी से कुछ खरीदेंगे, बहुत सारे देश हैं। करा इंटरनेशनल मार्केट के संदर्भ में किसका अर्थ देश या कंपनी द्वारा, मान लीजिए कोई देश है या उस देश में कार्य करने वाली कोई कंपनी, लाइक जियो, टाटा, कुछ भी ले लो यहां पर। ठीक है, कोई भी कंपनी है, करा कि किसी कंपनी द्वारा एक उत्पादक का उस मूल्य पर निर्यात करना। एक उत्पादक का मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसका उस मूल्य पर निर्यात करना है जो विदेशी बाजार में, घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। यानी क्या कर रहे हो आप? एक्सपोर्ट कर रहे हो सस्ते में। मान लीजिए अमेरिका में कोई सामान $100 में है, तो भारत से उस सामान का जो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट किया गया वो $80 में कर दिया गया, तो वहां की मार्केट क्या हो गई, ये तो फ्लॉप हो जाएगी ना। ठीक है, ये वाला सामान ज्यादा बिकेगा और इसी को बोलते हैं डंपिंग। ठीक है, ये डंपिंग से संबंधित तथ्य आ जाएगा, तो डंपिंग याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, डंपिंग वैसे ये भी किया जाता है, पैसे कमाने का उद्देश्य ऐसा होता है, पहले डंप किया जाता है बाद में रिलीज किया जाता है, तो फायदा ज्यादा होता है। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट कहां पर छपते हैं? मजा आ जाए ना कभी जाने को मिले तो, लेकिन अंदर कैसे जाओगे, तो याद रखिए दोस्तों, फिलहाल यह स्थान है देवास। देवास पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, जहां आरबीआई के नोट छपते हैं। ठीक है, तो ये तथ्य याद रखेगा। करा कि वर्तमान में 500 रुपए का नोट देवास में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा हुआ है। इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। ठीक है, चलो, करा केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है? करा केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान, तो कृषि संस्था और अनुसंधान के लिए भी मैंने बताया आईसीएआर। कौन सा है? आईसीएआर। ठीक है, तो आईसीएआर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। अरे वही कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, पहले कहां था? बिहार में था। काहे हट गया? भूकंप आ गया था। सब कहानी आपको पता है, भी सब बताना पड़ेगा आपको। आगे देखिए, जनपद, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रहा है। जनपद उप विभाजित थे पुराने समय में, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की। उस समय जो जनपद हुआ करते थे ये किसमें विभाजित हुआ करते थे? तो याद रखें दोस्तों, ये जो जनपद होते थे, ये अब देखिए क्या दे रहा है, ग्राम दे रहा है, ग्रामिका दे रहा है, प्रतिष्ठान दे रहा है, आहार दे रहा है। बड़ा गजब दे दिया ना। तो जनपद के नीचे दोस्तों जो डिपार्टमेंट होते थे वो आहार में बटे होते थे, और उसके जो नीचे होते थे वो ग्राम में बटे होते थे। तो बात आती कि यहां पे क्या टिक किया जाए, तो क्योंकि विभाग का ऑप्शन नहीं दिया है, विभाग वर्ड दे तभी आप आहार टिक करना, आहार टिक मत करना। तो याद रखिए, कह रहा है कि यहां पर छोटे छोटे जन को मिलाकर के जनपद बना हुआ था, और जन जो होता था वो छोटे छोटे ग्रामों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट ही आपके लिए एक प्रकार से। सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था। सातवाहन साम्राज्य बटा हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश में गुप्त वंश क्या आ जाएगा? गुप्त वंश का कोई नामो निशान नहीं था। अरे सातवाहन वंश की बात कर रहा है। ठीक है, सातवाहन वंश बहुत पहले चला था, गुप्त वंश तो अभी 320 में एंट्री करेगा। ठीक है, चलिए, जनपदों में बटा हुआ था। हां, साम्राज्य की बात करना, तो साम्राज्य बट सकता है जनपद में। और अमात्य, अमात्य तो अलग होता था, जो राजा के साथ रहता है उसको राजा अमात्य या राजा अमात्य बोलते थे, राज अमात्य बोलते थे। ग्रामिका ये अलग हो जाएगा, ग्रामिका जो गांव का देखभाल करने वाला होता था। यहां पर आप कह सकते हो जनपद। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य जो था वो जनपदों में बटा हुआ था। और सातवाहन साम्राज्य की खासियत थी दोस्तों, सातवाहन साम्राज्य के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए हुए थे। किसके? शीशे के सिक्के। तो परीक्षा में आपसे कभी कभी पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है सभी हैं, तो शीशे के सिक्के याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी वही चीजें दे रहा, कह रहा प्रत्येक जनपद विभागों को आहार में विभाजित किया गया था। आहार के अंतर्गत निगम होते थे, कई छोटे छोटे गांव होते थे, अमात्य होता था, राजा की जो सेवा करता था उसके राजा अमात्य कहा जाता था। आहार के छोटा ही होता था ग्राम, लेकिन जब कभी डिपार्टमेंट वर्ड देगा तब इसको आप टिक करिएगा। ठीक है, और गांव का जो अध्यक्ष होता था, जैसे आज ग्राम प्रधान होता, उस समय में ग्रामिका उसको कहा जाता था। ठीक है, चलिए, ये सब पढ़ाया गया आपको, आप जाइए पढ़िए, पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी गई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, साइंस, सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब खत्म हो गया। नहीं जानते? स्टडी 91 है। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया, जो किस गोत्र से संबंधित थे? बताइए, मालविकाग्निमित्रम में अगर शुंगों को ब्राह्मण बताया गया तो किस गोत्र से संबंधित बताया गया? अगस्त्य, अत्रि, कश्यप या भृगु। ठीक है, अलग अलग ऋषियों के गोत्र हैं, आज भी ये गोत्र चलते हैं। तो यहां पे याद रखेगा दोस्तों, शुंग वंश के जो शासक थे, ठीक है, ये कश्यप गोत्र से संबंध रखते थे। किससे? कश्यप गोत्र से संबंध रखते थे, तो कश्यप आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे फेमस शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आपने पुष्यमित्र शुंग के बारे में नहीं पढ़ा तो जाइए वीडियो देखें, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ही वह शासक था जिसने बौद्धों के 85,000 से अधिक स्तूपों को नष्ट कर दिया। ठीक है, भारत से बौद्धों का विहार खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ है किसी का, तो पुष्यमित्र शुंग का है। ठीक है, ये कश्यप वंशीय थे, तो इसको याद रखेगा। व्यापार मार्गों में अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, आपने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हालांकि सिल्क रूट का विस्तार आगे चल के क्या नाम था, शेरशाह सूरी
ने किया, लेकिन उसके पहले भी सिल्क रूट हुआ करता था। ठीक है, तो सिल्क रूट जो हुआ करता था उसका जो केंद्र बिंदु था वो तक्षशिला के पास में था। कहां पर था? बक्सर मत करिए, बक्सर अक्सर दोस्तों बहुत बाद में आएंगे। तो बक्सर की लड़ाई उड़ाई होती है 1764 में, तब जाके बात आती। ठीक है, बिंदुसार, विजय, ये सब नाम अंडमान दे दिया है। यहां पर तक्षशिला करिएगा। तक्षशिला दोस्तों पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। पहली बात, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहां पर था? दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहां पर था? तक्षशिला में था, तक्षशिला में था, इसको याद रखेगा। और यहीं के प्रोडक्ट कौन थे? चाणक्य वगैरह का नाम सुना था, चाणक्य, जीवक। ठीक है, ये सभी लोग कहां के प्रोडक्ट थे? सब तक्षशिला के प्रोडक्ट थे। ठीक है, इसको याद रखेगा। करा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था जिसे बाद में चौहान नाम से जाना गया, जिसने वर्ष 1911 में, 1911 नहीं, 1191 में, ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। दोस्तों 1191 में देखिए 2 युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध लड़ा गया था 1191 में, एक लड़ा गया था 1192 में। इसका नाम था तराइन का प्रथम युद्ध। क्या था? यह तराइन फर्स्ट था, और इसका नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, ये दोनों युद्ध किसके किसके बीच में हुए थे? तो मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, गौरी वर्सेज चौहान। ठीक है, चौहान में कौन? पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो पहली वाली लड़ाई में गौरी की हार हुई थी और दूसरी वाली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये चौहान वंशी चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय मत करिएगा। ठीक है, और ये चाहमान शासक थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद के बाद डैश का तेजी से पतन हुआ। किसका तेजी से पतन हुआ? आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। अगर इनके पूर्वजों की बात कर दें तो सब इसके पहले दोस्तों नंदवंश चला करता था। नंदवंश का जो पहला राजा था, ठीक है, वो तो आपको हमने सुना होगा महापद्मनंद। आगे चल के दोस्तों आखिरी राजा की बात करें तो घनानंद था। ये वही राजा था दोस्तों, घनानंद। ठीक है, ये घनानंद वही राजा था जिसने चाणक्य की बेइज्जती कर दिया था। उसके बाद चाणक्य ने इसके राजपाट को नष्ट करने का ठान दिया और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस नंद वंश का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। आगे चल के मौर्य वंश स्टार्ट होता। मौर्य वंश का राजा रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस ने हमला किया था 305 ईसा पूर्व में। बाद में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, तो वो किस धर्म के फॉलोअर थे? याद रखिए वो जैन धर्म के फॉलोअर थे। ठीक है, उसके बाद इनका जो पुत्र हुआ बिंदुसार, क्या नाम था? क्या नाम था? बिंदुसार। बिंबिसार मत करिएगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार दोस्तों ये आजीवक ठीक है धर्म था उसका, जो है मानता था। इसको मक्खली गोसाल ने स्टार्ट किया था, तो उसको याद रखिएगा। और इनका जो पुत्र था अशोक, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो याद रखिए तीनों लोग जो है, दादाजी कुछ और मानते थे, पिताजी कुछ और मानते थे, पुत्र कुछ और मानता था। हालांकि पुत्र कोई धर्म नहीं मानता था, लेकिन जब कलिंग की लड़ाई हो गई उसके बाद इनकी आंखें खुल गई। ठीक है, और तब जाकर के बौद्ध धर्म का उपदेश इन्होंने स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद, ठीक है, हालांकि उनके पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा और तमाम लोग थे जिनको अलग अलग देशों में भेजा गया प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद याद रखेगा मौर्य राजवंश का धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा। इस मौर्य राजवंश का जो आखिरी शासक था कौन था? उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि किसमें लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दिया गया। दोस्तों पहले लिंग को पूजने से लोग डरते थे। जैसे भगवान शिव के अगर लिंग की बात करें दोस्तों, तो इस लिंग की ही पूजा होती है। ठीक है, तो याद रखें पहले इस शिव की लिंग जो होता था दोस्तों, इसका पूजा करने से लोग क्या होते थे? कतराते थे, डरते थे। लेकिन बाद में यजुर्वेद में दोस्तों इसको अनुष्ठान के रूप में शामिल कर लिया गया। वैसे भी यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड और यज्ञों वगैरह के बारे में बताया गया। वहीं अगर हम ऋग्वेद में बात कर दें तो यहां पर सूक्तियां दी गई, प्रार्थनाएं दिया गया। ठीक है, 1028 सूक्ति है। सामवेद में यहां पर गायन पद्धति से संबंधित चीजें दी गई हैं और अथर्ववेद में जादू टोना या चिकित्सा वगैरह के बारे में बताया गया है। ये सारे तथ्य आप याद रखें, परीक्षा में न जाने कहां से कब क्या पूछ दिया जाए। ट्यूबरोकुलोसिस यानी जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरोकुलोसिस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? बताइए, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, टीबी दिवस जल्दी से बता दीजिए। टीबी दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसी के
के एक दिन पहले दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस के दिन ही भगत सिंह जी को क्या हुआ था, फांसी हुआ था। ठीक है, तो याद रखेगा अगले दिन उनका नाम टीबी में आया। टीबी हालांकि वो वाली टीबी नहीं है, वो टीवी होता है, टेलीविजन होता है, ये टीबी है, बी फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसको याद रखेगा। ये 24 मार्च को मनाया जाता है और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, ये स्वयं एक बैक्टीरिया है। उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछटों की आयु का निर्धारण किया जाता है। वैसे अगर हम इसकी बात कर दें कितनी पुरानी चट्टानें हो, जीवाश्म है, ठीक है, इनका निर्धारण करने के लिए 2-3 विधियां होती हैं। जैसे आपने एक पढ़ा होगा कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 भी है, कार्बन 16 भी है, कार्बन 8, कई तरह की विधियां हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग किया जाता है समय निर्धारण करने के लिए। जब कभी हम खोज करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तथ्यों के बारे में, तो वहां पर इस तरह की विधियों का आता है। जब कभी बहुत पुरानी चीजें होती हैं तो वहां यूरेनियम विधि का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। लेकिन यहां पर समस्या है कि आपसे विधि नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखें इन सभी चीजों का अध्ययन जो होता है ये भू कालानुक्रमण, जिसको जियोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। यहां पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, मजे लेकर आप पढ़ते चलिए, क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको याद रखिएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है? देखिए ज्यादातर लोग जो जल्दीबाजी में क्षोभ मंडल कर देंगे दोस्तों, क्षोभ मंडल धरती का नहीं, क्षोभ मंडल जो दोस्तों ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटो माने समताप मंडल। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा बाहरी परत किसका? धरती का, धरती का यानी पृथ्वी का। तो पृथ्वी के अगर परतों की बात करें तो पृथ्वी की परतों को 3 हिस्सों में बांटा गया। जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है उसको आप कोर बोलते हैं ना, जो बीच वाला हिस्सा है उसको आप मेंटल बोलते हैं ना, और जो सबसे बाहरी हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखिए इसका कई नाम है, जैसे भूपर्पटी इसी का नाम है, इसी का नाम क्रस्ट रखा गया है, और इसी का नाम क्या रखा गया है? स्थल मंडल रखा गया। क्या रखा गया? स्थल मंडल। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थल मंडल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गलती मत करिए, बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में भी कभी कभी क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट मतलब परीक्षा में गलत टिक कर दिया। ठीक है, बाद में आके पछताना पड़ता है कि सर वही एक क्वेश्चन अगर सही हो गया होता तो शायद हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? देखिए 2 ही तरह के संसाधन होते हैं, या तो नवीकरणीय होगा या अनवीकरणीय होगा। देखिए आप अभी बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, नवीकरणीय, ठीक है, अनवीकरणीय। ठीक है, मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने का। ठीक है, एक होता है नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जैसे जो आज है फिर कल भी होगा, परसों भी होगा, ये चलता रहेगा। जैसे अगर मैं बात कर दूं दोस्तों सौर ऊर्जा की, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आज दिन था तो सौर ऊर्जा मिली आपको, ठीक है, आपने बैटरी वगैरह सूरज की ऊर्जा से चार्ज कर लिया, कल नहीं मिलेगा क्या? कल भी तो मिलेगा। अच्छा चलो, अगर मैं बात कर दूं पवन ऊर्जा की तो ये भी तो मिलेगा। अगर मैं बात कर दूं दोस्तों जल ऊर्जा की, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन जिससे करते हो, जल ऊर्जा की, ठीक है, तो ये सब ऐसे हैं दोस्तों जो नवीकरणीय संसाधन है। या मैं बात कर दूं बायोगैस की, बायोगैस की बात कर दूं, बायोगैस, अरे जितना खाद डालोगे, जितना अपशिष्ट पदार्थ डालोगे उतना ज्यादा बायोगैस मिलेगा आपको। या बायोमैस की बात कर ले, या फिर जैव ईंधन की बात कर ले। जैव ईंधन न समाप्त होने वाले ईंधन होते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर लूं पेट्रोल की, तो आज नहीं कल पेट्रोल समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो कल डीजल समाप्त हो जाएगा, आज नहीं कल तो कोयला समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका जो गैस है ये समाप्त हो जाएगा। तो जो समाप्त होने वाले हैं वो अनवीकरणीय हैं। क्या है? अनवीकरणीय। ठीक है, और जो नहीं समाप्त होने वाले हैं वो नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। तो यहां कोयला क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। देखिए आप थीम याद करिए ना, आप रटिए मत, रटेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? अब देखिए प्रश्न पूछा, 2 तरह की चीजें होती है, या तो अजैविक घटक होगा या तो जैविक घटक होगा। जैविक और अजैविक 2 ही तरह की चीजें होती हैं। यहां पूछा है कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अजैविक नहीं है मतलब जैविक होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है ना। अजैविक नहीं मतलब क्या होगा? जैविक होगा। अच्छा जैविक मतलब जीव, जैविक मतलब जीव जिसमें जान हो। अब देख लो यहीं पर जीव, जीव क्या हो जाएगा? ये तो जैविक होता है, ये तो देखने मात्र से पता चल गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपको मिल ही गया। बाकी प्रकाश हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी अजैविक घटक में आते हैं। किसमें आ जाते हैं? ये सभी अजैविक घटक में आ जाते हैं। तो इन तथ्यों को भी आप याद रखिए, धीरे धीरे समझते चलिए। नहीं देखे हैं तो जाके इन्वायरमेंट का वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। ऐसे एक एक दिन आप आएंगे अगर प्रैक्टिस बैच में तो कैसे मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, इतना निवेदन आप सभी से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। दोस्तों अच्छा लगा हो तो निवेदन है आप सभी से कि वीडियो जरूर से शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।